Hello everyone, this is Ravi Jha. Welcome you all to your own channel Target for IQ. आज जिस एक्ट के रिगार्डिंग मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए आया हूँ, बेसिकली वो एक्ट उत्तराखंड एपीओ का जो एग्जाम है, जो इन द मंथ ऑफ नवंबर कंडक्ट होने वाला है, उस एग्जाम के सिलेबस का एक पार्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर उत्तराखंड एपीओ के सिलेबस को देखें तो वहां पर मैं सिर्फ अगर लॉ पोर्शन की बात करूं तो आपको 4 एक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, जिनमें से 3 एक्ट ऐसे हैं जो मेजर हैं और लगभग वो सभी स्टेटों के अंदर कॉमन होते हैं। दैट इज कॉल्ड सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड और द इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन उत्तराखंड एपीओ के सिर्फ एग्जाम के नजरिए से अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो वहां पर एक पेपर आपको देखने को मिलेगा और वो पेपर है आपका द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। हालांकि यहां पर मैंने पूरा का पूरा एक्ट का नाम बताया है और आपको पता होगा कि जो एग्जाम आप नवंबर के महीने में देंगे, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट से ही। और ताज्जुब की बात यह है कि एपीओ का एग्जाम 2 बार कंडक्ट हो चुका है, एक बार सन 2009 में और एक बार सन 2016 में। और आप सिर्फ और सिर्फ अगर उत्तराखंड एपीओ के ही अगर आप सिर्फ पेपर को देखें, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे पुलिस एक्ट के ऊपर, तो आपको यह नजर आएगा कि जो सेक्शंस एक बार पूछे गए हैं उनको अगले साल लगभग ना के बराबर पूछा गया है या उनके चांसेस बहुत ही कम है रिपीट होने के। तो आप यहां पर यह मान के चलिए कि इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर जो 11 चैप्टर हैं और 88 सेक्शंस हैं, उन सभी के बारे में आपको एक लगभग जानकारी होनी चाहिए ताकि आपका सवाल किसी भी तरीके से गलत ना हो। इसके अलावा इस एक्ट का नंबर क्या है, ये एक्ट नोटिफाई कब हुआ, ये एक्ट इनैक्ट कब हुआ और इस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इसके बारे में भी आई होप आपके पास जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, अब आज जिस सेक्शन के बारे में आपके साथ में डील करने के लिए जा रहा हूं, बेसिकली वो सेक्शन 2 है, एक सेक्शन 3 है, जहां पर बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस फॉर द स्टेट। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 4 में आई विल ट्राई टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द पुलिस रेंजेस। अब यहां पर अगर हम सेक्शन 3 को समझें तो यहां पर समझने वाली ये बात ये है कि पुलिस फोर्स फॉर द स्टेट, अब हर राज्य की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य की रक्षा करे और वहां के लोगों की सुरक्षा करे। और वो राज्य की रक्षा और लोगों की सुरक्षा एक आम आदमी के ऊपर तो डाली नहीं जा सकती है, उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की जरूरत होती है और उस यूनिट को हम सिविल फोर्स का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पुलिस फोर्स। क्योंकि आपको पता होगा कि पुलिस फोर्स को सीआरपीसी में कई जगह सिविल फोर्सेस का भी दर्जा दिया गया है। तो यहां पर यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पर्टिकुलर राज्य के लिए एक पुलिस फोर्स का गठन करें, यानी कि इट इज द स्टेट गवर्नमेंट who will have to decide or who will have to take the action कि what is the constitution of the police force for their particular state। अब सवाल यह है कि सिर्फ पुलिस फोर्स के गठन करने से काम नहीं चलेगा, उस पुलिस फोर्स के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उनकी क्या रैंक होगी, उनके ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या होगा, उनके क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। कुल मिला के ये सारे वो बिंदु हैं जो कि आने वाले सेक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सेक्शन 3 की बात करें तो ये राज्य सरकार की, जहां एक तरफ जिम्मेदारी ये है कि राज्य की रक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस फोर्स का गठन करती है, वहीं दूसरी तरफ इसी राज्य की सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि ये भी डिसाइड करेगी कि इस पुलिस फोर्स के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड इन द पर्टिकुलर स्टेट पुलिस फोर्स, उनकी क्या रैंक होगी, उनके ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर नाम क्या होगा, उनकी क्या क्या रेस्पेक्टिव ड्यूटीज होंगी, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। यानी कि ये सारे वो बिंदु हैं जहां पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, राज्य सरकार की बात। अब यहां पर तीसरे पॉइंट में बात की गई है कि चलिए ठीक है, राज्य सरकार ने एक पुलिस फोर्स का गठन कर दिया, राज्य सरकार ने यह भी बता दिया कि इस पुलिस फोर्स के अंदर कितने मेंबर होंगे। लेकिन अब सवाल यहां पर पैदा यह होता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट एंड द एक्टिविटीज ऑफ दोज काइंड ऑफ मेंबर, यानी कि यहां पर जो पुलिस फोर्स के जो मेंबर है उनके एक्ट और उनकी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार कौन होगा।
दूसरी बात, वो सारी की सारी जो पुलिस फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेंगी, इवन दो वी हैव द हायरार्की सिस्टम। लेकिन यहां पर टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको यह समझने की जरूरत है क्योंकि राज्य सरकार डायरेक्टली सारी की सारी पुलिस फोर्सेस को मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकती है। उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को भले ही ड्रॉ करे लेकिन उनके ग्रीवियंसेस को ले नहीं सकती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक पोस्ट को और क्रिएट किया एंड दैट पोस्ट इज कॉल्ड डीजीपी, इन शॉर्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक तरफ राज्य सरकार पुलिस फोर्स का गठन करती है, दूसरी तरफ उसी के अंदर मेंबर्स को अपॉइंट करती है, वहीं तीसरी तरफ पुलिस फोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी पावर है उन सारी की सारी पावर को इकट्ठा करके इस व्यक्ति के हाथ में दे दी जाती है, जिस व्यक्ति को हम कहते हैं पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर राज्य सरकार को कभी भी कोई ट्रांसफर करना होता है, कभी भी कोई फैसले लेने होते हैं, तो वो सारे फैसले किसके थ्रू लिए जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के माध्यम से। अब यहां पर अगर सेक्शन 4 की बात की जाए तो जब कभी भी राज्य सरकार को लगता है कि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पूरे के पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन कर सके अपने सबऑर्डिनेट के जरिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अगर चाहे तो वो पूरे के पूरे राज्य को एक या एक से ज्यादा हिस्सों में भी डिवाइड कर सकती है, जिसको हम नाम देते रेंजेस, यानी कि क्षेत्र। अब वहां पे अगर राज्य सरकार को लगता है कि चलिए ठीक है हमारा राज्य बहुत छोटा है और एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सफिशिएंट है पूरे के पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, तब तो चलिए वी हैव नो दिक्कत। लेकिन बात वहां पर आ जाती है जब राज्य बहुत बड़ा हो गया या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाना एक डीजीपी के लिए उतना ज्यादा प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्रॉपर कंसल्ट करके उसी राज्य को पुलिस के नजरिए से 2 रेंज में डिवाइड कर देती है और हर रेंज के अंदर एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है और उस ऑफिसर की जो रैंक होती है वो होती है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अगर मैं ये कहूं कि उत्तराखंड राज्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है सिर्फ और सिर्फ पुलिस इंफोर्समेंट एजेंसी के नजरिए से, तो उन 2 रेंजों का जो चीफ ऑफिसर होगा वो ऑफिसर कौन होगा, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा। और ये दोनों ही डीआईजीपी किसको रिपोर्ट करेंगे, डीजीपी को रिपोर्ट करेंगे और डीजीपी वही रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो जब कभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसी भी राज्य की सबसे पहली प्राथमिकता होती है और यही डिसाइड करती है कि क्या वो राज्य सरकार, क्या वो पार्टी दोबारा से सत्ता में चुनकर आएगी या नहीं आएगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को जब कभी भी उचित लगेगा वो क्या करेगी, पूरे के पूरे इस रेंज को इस पूरे के पूरे राज्य को रेंजेस में डिवाइड कर देती है और हर रेंज के अंदर एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है। वो ऑफिसर मिनिमम रैंक उसकी होगी क्या, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी उस रेंज का होता है डीआईजीपी और वही डीआईजीपी बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को रिपोर्ट करता है और उसके बाद ये रिपोर्ट यहां से जाती है राज्य सरकार के पास। और उसके बाद एज वी ऑल नो वेरी वेल कि जब कभी भी विधानसभा का सत्र चलता है तो वहां पर उस रिपोर्ट को, उन सारी प्रक्रियाओं को पेश किया जाता है ताकि हम ये पता कर सकें कि राज्य की जो पुलिस फोर्सेस हैं वो किस तरीके से या क्या उनका आउटपुट है या क्या किस तरीके से वो अपने कामों को एग्जीक्यूट कर पा रही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 3 एंड द 4 ऑफ द उत्तराखंड पुलिस एक्ट। इसके अलावा एक जानकारी मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि टारगेट फॉर आईक्यू ने अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। जो टेस्ट सीरीज खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इन द मंथ ऑफ नवंबर जो उत्तराखंड ईपीओ का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके अंदर वो अपीयर होने के लिए जा रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है या इस तरीके से उसके अंदर पैटर्न को शामिल किया गया है जो पैटर्न आपको नवंबर में कंडक्ट होने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 10 टेस्ट मॉडल पेपर आपको मिलेंगे विद आंसर कीज, जो कि 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद पब्लिक कर दी जाएगी ताकि आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सके। तो अगर आप अपनी तैयारी के स्कोर कार्ड को चेक करना चाहते हैं तो आप उस टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है, वो सभी की सभी जानकारी आपको इस दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल करके या मैसेज के जरिए मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।